हेलो बच्चों, मेरा नाम है आदर्श सोनकर फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर रैंकर्स एजुकेटर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 36 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 37 टू 50। हम बात कर रहे हैं 2025 के पीवाईक्यूज नंबर 3 की, जिसमें हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आसानी तरीके से सॉल्व कर रखा है। आगे बढ़ते हुए हम क्रम में देखने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 से 50 तक क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। बात करें हम पिछले पेपर्स की, जो हमने 3 पेपर और सॉल्व किए हैं पीछे, उनमें आपने देखा होगा कि लगभग सीयूटी का पैटर्न हर एक पेपर में समान है। हर एक क्वेश्चंस का लेवल भी सेम है हर एक पेपर के अंदर, ताकि जो कहते हैं ना बैलेंस बना रहे, उस टाइप का पेपर बनाया गया है। पेपर जो है थोड़ा बोर्ड लेवल से हाई है। अगर आप बोर्ड में पढ़ रहे हैं देन आपको सीयूटी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको सीयूटी क्रैक करना है, क्योंकि अभी जो नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं बच्चों के 50 में से 40-45 जो सही कर रहे हैं फिजिक्स में, देन कह सकते हो कि अप्रोक्स 200 नंबर हर एक सब्जेक्ट में मान के चलते हैं। अगर 250 नंबर का पेपर है तो 200 नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा अगर बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो उसके लिए आपको सारा क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आना चाहिए और मिनिमम टाइम में सॉल्व करने भी आना चाहिए, तभी आप आसानी से पेपर को क्रैक कर पाएंगे। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। अगर हम बात करें फिजिक्स में, अभी तक जो हम पेपर सॉल्व किए उसमें आपको आइडिया लग रहा होगा, चैप्टर वाइज चैप्टर जब आप पढ़े होंगे 12th में, देन आपको आइडिया लग रहा होगा कि हमने कितने देर तक पढ़ा है और सीयूटी में कैसा सवाल आ रहा है, क्या हमसे पहली बार में सवाल बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है। ये सब आपने एनालिसिस किया होगा ताकि आपको आइडिया लग पाए कि अभी आप कितना तैयारी कर पाए हैं। आप जिस भी मटेरियल या जिस भी कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं वहां के मटेरियल को देखिए कि जैसा पीवाईक्यूज आया है वैसा मटेरियल वहां पे है कि नहीं, वैसे सवाल उसके मटेरियल के अंदर है कि नहीं, तभी आप सीयूटी को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि जब तक इस लेवल तक आप नहीं पहुंचेंगे, आपके एग्जाम में जब सवाल आएगा देन आप इस लेवल तक अगर तैयारी कर रखे होंगे तभी आप इन सवालों को क्रैक कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको इस लेवल की तैयारी करने के लिए ऐसे सवालों का आपको मटेरियल चाहिए। तो वो मटेरियल्स आप कहीं से भी जुगाड़ करके कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं या हमारे रैंकर्स एजुकेटर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं तो ऐसा मटेरियल हमने तैयार कर रखा है। उन सभी मटेरियल्स के अंदर हमारी जो टीम है उस टीम के द्वारा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो इस लेवल के हैं उस लेवल के सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, साथ में एनसीईआरटी और उसके साथ साथ पीवाईक्यूज, उन सभी का आपको पूरा एक क्वेश्चन संग्रह बन के मिला हुआ। जैसे आप बोर्ड्स में क्वेश्चन बैंक आते हैं उस तरीके से हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर का एक बुक है पूरा। उस बुक के अंदर सीयूटी लेवल के सारे सवाल जो आ सकते हैं, अभी तक जो आए हैं, उन सभी लेवल को कहते हैं ना एक मद्देनजर रखते हुए सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरू करने वाले थे क्वेश्चन नंबर 37, तो शुरू करते हैं भाई। आइए चलिए, कह रहे कि a printed page kept pressed by a glass cube। एक ग्लास क्यूब है भाई, उससे क्या किया गया है, प्रेस्ड किया गया है, दबाया गया है। पेपर वेट ऑफ एज कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास न्यू दिया हुआ है 1.5। व्हाट इज द अमाउंट विल बी द प्रिंटेड लेटर्स अपीयर टू बी शिफ्टेड व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। कह रहा है एक मुद्रित पृष्ठ को 3 सेंटीमीटर किनारे वाले कांच के घनाकार पेपर के वेट द्वारा दबाया जाता है। कांच का अपर्तनांक कितना दिया है 1.5। ऊपर से देखने पर मुद्रित अक्षर कितना ऊपर विस्थापित प्रतीत होता है, अंश नहीं कितना ऊपर विस्थापित प्रतीत होता है। तो अगर हम बात करें क्यूब की, तो ऐसा ही क्यूब अगर मान लो मैं बात करूं, यहां पे एक मैं क्यूब बना दूं ऐसा, तो सवाल पूछ रहा है कि ये भाई क्यूब है, ये क्यूब है भाई, और क्यूब के यहाँ पे मान लो कुछ वर्ड्स है और उस वर्ड्स को हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। और ये साइड सभी साइड 3 सेंटीमीटर है भाई, सब साइड कितना है 3 सेंटीमीटर, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.5। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है। कह रहा है कि ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा है लास्ट वाले नीचे जो दबा हुआ है, मान लो यहाँ पे कागज दबा दिया, तो वर्ड हमें कितना ऊपर उठाए हुआ दिखेगा। मान लो ये वर्ड दिख रहा है ये कितना ऊपर हमें दिखेगा 3 सेंटीमीटर नीचे। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फॉर्मूला आपको पता होगा आई होप, ई ब्रैकेट में 1-1/μ, ये फॉर्मूला होता है आपका कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस ये हुआ या शिफ्टेड। तो डेल्टा एच निकालने के लिए टी की वैल्यू 3,
1 माइनस 1 बाई म्यू, म्यू की वैल्यू 1.5। ठीक है, थिकनेस ऑफ ग्लास वही बोला जाता है थिकनेस ऑफ ग्लास। तो 3 इंटू 1.5 का अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 1.5 माइनस 1 डेल्टा एच इज इक्वल टू 3 0.5 और डिवाइड बाई 1.5। अगर मैं बात करूं डेल्टा एच कितना आ जाएगा, यहाँ से डेल्टा एच आ जाएगा आपका 3 0.5 और डिवाइड बाई 1.5। इसको कैंसिल करूंगा तो 1/3 और 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। डेल्टा एच इक्वल टू आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। डेल्टा एच इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई आपका 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ आ रहा है बात। तो ये आपका आ जाएगा भाई एक तरीके से डेल्टा एच इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये भाई आपका सवाल है रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स से जो सवाल पूछा गया है इसमें डेप्थ से सवाल पूछा गया है, जिसमें हम बात करते हैं एपेरेंट डेप्थ। तो एपेरेंट डेप्थ अगर आपको पता है तो आपने शिफ्ट भी पढ़ा होगा, तो उसी शिफ्ट पे ये सवाल है और ये बोर्ड का टॉपिक है और बोर्ड में ऐसे सवाल करवाए जाते हैं, तो आप आसानी से करेक्ट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। 38 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे बोल रहा है, कह रहा है कि द वर्क फंक्शन of cesium and platinum are 1.9 electron volt and 5.7 electron volt respectively. The ratio of their threshold wavelength respectively, यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का पूछ रहा है रेशियो। कह रहा है सीजियम और प्लेटिनम के कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उनकी देहली तरंगदैर्घ्य का अनुपात बता दो। देहली तरंगदैर्घ्य अगर मैं सीजियम की बात करूं और मैं बात कर रहा हूं किसका प्लेटिनम यानी पीटी का, ये मुझे निकालना है। तो ये सवाल मेरा है कि मुझे ये निकालना है। अब एक बात बताओ, हमें पता है कि वर्क फंक्शन जो होता है, वर्क फंक्शन सीजियम का और वर्क फंक्शन प्लेटिनम का अगर मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं एच सी बाई लेमडा ऑफ सीजियम और एच सी बाई लेमडा ऑफ प्लेटिनम। तो एच सी से एच सी क्या हो जाएगा कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा। तो वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम वर्क फंक्शन ऑफ प्लेटिनम इज इक्वल टू लेमडा ऑफ प्लेटिनम डिवाइड बाई लेमडा ऑफ सीजियम। लेकिन हमें क्या निकालना है सीजियम वर्सेस प्लेटिनम। तो लेमडा ऑफ सीजियम वर्सेस लेमडा ऑफ प्लेटिनम इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क फंक्शन ऑफ प्लेटिनम डिवाइड बाई वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम। तो वर्क फंक्शन ऑफ प्लेटिनम हो गया 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिवाइड बाई वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, सॉरी वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम कितना हो गया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई लेमडा ऑफ सीजियम और लेमडा ऑफ प्लेटिनम। तो ये आ जाएगा 1/3 सॉरी 3/1 19 3 जा 57। तो 3/1 आ जाएगा लेमडा ऑफ सीजियम लेमडा ऑफ प्लेटिनम। ये आ जाएगा आपका एक तरीके से रेशियो। क्लियर यहाँ तक? आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। सही है, और ये हमें निकालना था, ये हमारा क्वेश्चन था लेमडा ऑफ सीजियम डिवाइड बाई लेमडा ऑफ प्लेटिनम कितना होने वाला है। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते भाई अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया भाई। 38 के बाद हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में बात करने वाले हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहा है अ प्रोटॉन एक प्रोटॉन इंटर्स एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला 0.2 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद स्पीड v प्रवेश करता है। इफ डिस्क्राइब अ सेमी सर्कुलर पाथ, ये क्या करता है भाई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्ताकार पथ पर चलता है, रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड कम्स आउट टू द फील्ड। क्या होता है भाई फील्ड से बाहर आ जाता है। ठीक, कह रहा है द फाइनल स्पीड ऑफ द प्रोटॉन, अंतिम चाल कितना होगा प्रोटॉन का। तो अगर मैं बात करूं कि मान लो यहाँ पे सेमी सर्कल तक इलेक्ट्रॉन चल रहा है और यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड है समथिंग कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे क्रॉस मान लो। तो जब पार्टिकल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट होता है, थीटा कितने डिग्री पे प्रोजेक्ट होता है 90 डिग्री, तभी वो क्या करता है भाई सर्कुलर मोशन करता है, तभी वो सर्कुलर मोशन करता है। थीटा 90 डिग्री है तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, भले वो हाफ सर्कल ही मूव किया, कितना मूव किया भाई हाफ सर्कल मैक्सिमम। तो इस समय जो होता है
फोर्स जो होता है, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी, यानी देयर इज नो चेंज। फोर्स भाई ऑलवेज परपेंडिकुलर वेलोसिटी है या फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन जीरो। अगर वर्क डन जीरो है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ वर्क डन जीरो, तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसका मतलब के फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल, यानी जितना पहले वेलोसिटी था उतना बाद में भी होगा। तो मैक्सिमम अंतिम चाल पूछ रहा है, तो अंतिम चाल आपका कितना हो जाएगा, v ही होगा, जितने से इंटर किया था उतने से ही क्या करेगा, बाहर निकलेगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गया होगा, ठीक है, यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी। अब आगे बात करते हैं भाई, अगला सवाल हमसे पूछा गया है, देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या पूछा गया है भाई, ध्यान दीजिए। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे आपका लास्ट वेलोसिटी भी v होगा, लास्ट वेलोसिटी भी क्या होगा, v होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस, रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस, यानी एक अवतल लेंस की दो सतहों की वक्रता त्रिज्या है, ऑफ अ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस है भाई याद रखना 20 सेंटीमीटर, दोनों का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, R1 भी और R2 भी, दोनों का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। तो R1 नेगेटिव होता है तुम्हारा तो -20 सेंटीमीटर, और R2 पॉजिटिव होता है तो +20 सेंटीमीटर। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसका, तुम्हारा बात कर रहा हूँ कॉन्केव का, तो कॉन्केव में तुम्हारा ये चीज अप्लाई हो जाएगा। और क्या गिवन डाटा है हमारे पास वो भी लिख लेते हैं। आगे कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, यानी लेंस के पदार्थ का अपना 1.5 है, 1.5 है। द पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस पूछ रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास 1.5। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं भाई आपका कि फोकल लेंथ कितना होगा। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/f लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, μ-1 ब्रैकेट ओवर 1/r1 - 1/r2, ये हम यूज करने वाले हैं भाई। ठीक है, इसको चलो यूज कर लेते हैं भाई, इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे तो हमारे पास अपना सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय ध्यान देना है 1/f इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 1.5 - 1 1/r1 -20 - 1/r2 +20 1/f इज इक्वल टू 0.5 इंटू, अच्छा ये 20 एलसीएम आ जाएगा, -1 20 से इसे करेंगे तो -1 1/f इज इक्वल टू 0.5 और इंटू में -2/20, तो 2 5 जा 10 -1/20, तो f इज इक्वल टू कितना -20 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका फोकल लेंथ। बट हमें फोकल लेंथ नहीं चाहिए, हमें पावर चाहिए। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, अगर मीटर में है तो 100/f होगा, अगर सेंटीमीटर में हो। फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो 100 लगाओगे, और फोकल लेंथ मीटर में है तो ये लगाओगे। तो P इज इक्वल टू हमारे पास सेंटीमीटर तो 100 डिवाइड बाई -20, तो -5 डायोप्टर आ जाएगा आपका पावर। पावर कितना आ जाएगा -5 डायोप्टर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है तक? चलो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी। अब आगे बात करेंगे इस पे भाई, अगला सवाल हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 40 हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है उस पर अगर आपको ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आप रैंकर्स एजुकेयर का जो ऐप है आप वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के बाद आप हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिलेंगी, जैसे अभी क्लासेस आप देख रहे होंगे वैसे ही रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेशन। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रखा जाएगा, आपका चैप्टर वाइज टेस्ट, उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट, इन सबका पूरा प्रॉपर डिटेल्स इसके अंदर हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर स्टडी प्लान इसके अंदर आपको डिटेल के साथ मिलेगा कि कब आपका
यूनिट वाइज टेस्ट है, कब आपका फुल सिलेबस टेस्ट है, कब आपका 3-4 चैप्टर का मिक्स टेस्ट है, ये सब आपको इसी के अंदर बता दिया जाएगा। इस डेट को ये आपको करना है। उसके साथ साथ ऑनलाइन डाउट सेशन आपको ये भी बताया जाएगा। और ये सब चलेगा कहाँ पे, रैंकर्स एजुकेयर के, आप जब ऐप डाउनलोड कर लेंगे उस ऐप के ऊपर ये सारी चीजें आपको एक्सेस करने को मिलेंगी। अब अगर हम बात करें, जब आप ऑनलाइन है, ऑनलाइन की बात हमने कर लिया, और हमारा कैंपस जो है ऑफलाइन भी है। तो अगर हम ऑफलाइन की बात कर रहे हैं तो ऑफलाइन में हमारा कैंपस है वाराणसी के दुर्गा कुंड में स्थित है, जहाँ पर आपको ऑफलाइन में ये सारी चीजें जैसे क्लासेस हो गई, क्लासेस के साथ साथ उनका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलेगा, साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। साथ में अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन में भी होगा, ऑनलाइन में भी होगा टेस्ट सीरीज। उसके साथ साथ स्ट्रक्चर स्टडी प्लान, कब आपका चैप्टर कौन सा खत्म होगा, कब टेस्ट होगा, कब आपके डाउट सेशन रखे जाएंगे, ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक, उसके साथ साथ अगर हम बात करें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा मटेरियल, जो कि हम अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपके ऐप पे अपलोड करा दी जाएगी। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो इन सभी मटेरियल से आपको प्रिंटेड फॉर्म मिलेगा। प्रिंटेड फॉर्म में ये सारे मटेरियल आपको दी जाएंगी, जिससे आप घर पे बैठ के सॉल्व कर पाएंगे। जिस भी हॉस्टल समथिंग जहां भी आप रहते हैं वहां बैठ के सॉल्व कीजिए, होमवर्क दिए जाएंगे, उसी में से आप उनको सॉल्व करेंगे ताकि आपकी एक बेहतर तैयारी हो पाए। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी डाउट है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, 9415190556, 8874153302। इन नंबर, ये दोनों नंबर पे भी आप संपर्क करके जो भी एक्स्ट्रा डाउट है आप वो डाउट पूछ सकते हैं कि हमें कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, वो सब आप डाउट पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे पूछा जा रहा है कि इन एन टाइम सेमीकंडक्टर ए आर दी मेजोरिटी, ए किसमें मेजोरिटी में है भाई, और बी आर दी माइनॉरिटी, यानी कम में कौन है, बी। तो हेंस ए एंड बी, एन प्रकार के अर्धचालक में ए बहुसंख्यक आवेश है और बी क्या है, अल्पसंख्यक आवेश है। तो ए और बी क्या होगा, ए और बी क्या होगा। तो अगर बहुसंख्यक है, एन टाइप, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसका, एन टाइप, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं किससे, होल से। होल से ज्यादा कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। ये एन टाइप होगा। और मान लो कि ये एन टाइप का है, पी टाइप भी हो सकता है, पी टाइप का भी सवाल पूछ सकता है। तो पी टाइप में आपसे क्या पूछेगा, कहेंगे सर होल्स ज्यादा होगा किससे, इलेक्ट्रॉन से। होल्स क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, इलेक्ट्रॉन से। ये लो रहा है। तो हमें पी टाइप पूछा तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ए इलेक्ट्रॉन है बी प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं भाई, होल्स। ए प्रोटॉन है बी इलेक्ट्रॉन है नहीं, ए इलेक्ट्रॉन से बी होल से, बिल्कुल सही बात। ए होल से बी इलेक्ट्रॉन है नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन और पोटर, इलेक्ट्रॉन और पोटर, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही आसान सवाल है, स्टेटमेंट लाइक अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप आसानी से इसको क्रैक कर लेंगे। क्लियर हो रहा है सर, क्लियर यहाँ तक बात। चलिए आगे बात करते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 42 क्या आ रहा है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे सामने आ रहा है कि कह रहा है विद द राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं भाई, बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रेजिस्टेंस पर। कह रहा है इंक्रीजेस फॉर अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा फॉर अ कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर नहीं। अगर मैं बात कर रहा हूं कंडक्टर का, तब तो ये इंक्रीज करेगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। और सेमी कंडक्टर की मैं बात करूं, सेमी कंडक्टर, तब ये क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है। तब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सही है, कंडक्टर रहेगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेमी कंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा। डिक्रीजेस फॉर कंडक्टर नहीं, इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर एंड डिक्रीजेस फॉर सेमी कंडक्टर, बिल्कुल सही भाई। तब तो ये गलत ही होगा, डिक्रीजेस फॉर अ कंडक्टर एंड इंक्रीजेस फॉर द सेमी कंडक्टर नहीं। कंडक्टर के लिए बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, कम होगा, ये याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। पिछले दो सवाल जो है स्टेटमेंट बेसिस पे है, थोड़ा सा भी अगर आपको पता है तो आपके 10 नंबर है फ्री में। ऐसे सवाल तो मतलब पढ़े और आंसर बता दिया, ऐसे सवाल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43 हमें सॉल्व करना है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे क्या पूछा गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 43 बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि एन आई स्पेशलिस्ट, सही है, स्पेक्टिकल लिखा हुआ है, स्पेक्टिकल्स लिखा हुआ है भाई। उसमें क्या बोल रहा है आपसे
हाँ, एन आई स्पेशलिस्ट है और वो कह रहा है कि भाई स्पेशली प्रिस्क्राइब स्पेक्टिकल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल कितना, कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर एंड डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग लेंस होता है आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव। कह रहा है द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, आपसे पावर पूछ रहा है, तो पावर तो तभी निकलेगा जब P1 और प्लस P2 पता होगा। पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ये निकालना है, सबसे पहले हमें बात करना पड़ेगा, पावर निकालना है। एक नेत्र विशेषज्ञ 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अभिसारी लेंस और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अपसारी लेंस संयोजन वाले चश्मे की सलाह देता है जिसमें दोनों लेंस लगे हुए, दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता होगी। सबसे पहले P1 निकाल लो, P1 होगा 1/f, अगर मीटर में दिया है P की वैल्यू ये तो यही होगा, P इज इक्वल टू 1/f मीटर में, 100/f अगर सेंटीमीटर में है तो, अगर किसमें सेंटीमीटर में है तो, ठीक। तो ये आप लगाएंगे पावर का फॉर्मूला। अगर मैं अब बात करूं कि भाई पावर निकलेगा कैसे, तो P1 निकाल लो 100/f1, कन्वर्जिंग लेंस है ना, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस भाई, कॉन्वेक्स। तो 1 बाई कितना 25 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 4 डायप्टर। अगर मैं बात करूं ऐसे ही P2 तो वो आ जाएगा 100 डिवाइड बाई डाइवर्जिंग लेंस है कितने का है भाई -20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -5 डायप्टर। तो नेट हमारा कितना आ जाएगा P बराबर P1 प्लस P2, नेट अपना जो पावर आएगा यानी क्षमता आएगा वो हो जाएगा 4D माइनस 5D, यानी कितना आ जाएगा -1D। तो नेट पावर आपका इतना है, नेट पावर इतना है भाई -1D, +1 मत लगाइएगा, -1D होगा, -1D। इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने क्वेश्चन नंबर 43 पे बात कर लिया है। अगर आपको यहाँ पे भी कोई दिक्कत आ रहा है तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ने की जरूरत है इन सवालों को। आपने टॉपिक्स पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, जिसमें आपने 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट 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 1/fn, आपने ये किया होगा। और फिर पावर निकाला होगा P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 प्लस Pn, लास्ट में आप जोड़ते हैं। अगर 3 लेंसेज लगे हैं तो 3 लेंस, यहाँ 2 लेंस का सवाल है, आप 2 लेंस का सवाल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते भाई, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है भाई हमसे, है ना, इन फैराडे एक्सपेरिमेंट। कौन से एक्सपेरिमेंट में भाई, फैराडे एक्सपेरिमेंट में of electromagnetic induction in which of the following situation more deflection will be shown by the galvanometer, यानी galvanometer में ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर फैराडे के प्रयोग में निम्नलिखित में किस स्थिति में गैल्वेनोमीटर द्वारा अधिकतम विक्षेपण दर्शाया जाएगा, यानी अधिकतम डिफ्लेक्शन होगा। अधिकतम क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, यानी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस केस में होने वाला है। तो अगर हम बात करें मैग्नेट इज एट रेस्ट इनसाइड द कॉइल, नहीं भाई इसमें तो होगा नहीं, करंट ही नहीं आएगा। करंट तभी आएगा अगर ईएमएफ जनरेट होगा, तो ईएमएफ होता है d∅dt। अगर मैं E को R से डिवाइड करूंगा तभी तो R आएगा, सॉरी I आएगा। I क्या हो जाएगा -1/R d∅dt। फ्लक्स चेंज होना जरूरी है, फ्लक्स चेंज होना चाहिए, फ्लक्स चेंज होना चाहिए, तभी क्या होगा आपका करंट फ्लो होगा, तभी करंट फ्लो होगा। अगर कॉइल के अंदर अगर हम मैग्नेट को रख देंगे तब तक कुछ होगा ही नहीं, कोई फ्लक्स ही नहीं चेंज होगा, तो कोई करंट नहीं बनेगा। हाँ, मैग्नेट इज एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द कॉइल, बिल्कुल सही। अगर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द कॉइल है, मान लो ये कॉइल है और यहाँ से आप मैग्नेट लेके आ रहे हैं, तो वेलोसिटी जब ले आएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन यानी थीटा भी आपका बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन भी आपका बढ़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? मैग्नेट इज यूनिफॉर्म मोशन टुवर्ड्स द कॉइल, नहीं, यूनिफॉर्म मोशन से ये होगा कि फ्लक्स तो चेंज होगा लेकिन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी ईएमएफ तो जनरेट रहेगा, बट ईएमएफ में एक बार 20 आ गया तो हमेशा कितना रहेगा 20। बट अगर एक्सेलरेटेड है, यहाँ पे एक्सेलरेटर
है, इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो फ्लक्स अचानक से बढ़ेगा। अचानक से जब फ्लक्स बढ़ेगा देन ईएमएफ की वैल्यू अचानक से बढ़ेगी, यानी करंट में डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। हमें डिफ्लेक्शन बढ़ाना है, करंट को जनरेट नहीं करना है। करंट तो जनरेट हो जाएगा जब यूनिफॉर्म मोशन से भी आएगा तब भी जनरेट हो जाएगा, बस कॉइल आ रहा है तो करंट जनरेट हो जाएगा, बट करंट की वैल्यू को अगर बढ़ाना है देन उसे एक्सेलरेट करना पड़ेगा। ठीक ठीक, ये तो ये नहीं हो सकता। मैग्नेट इज डी एक्सेलरेटेड अवे फ्रॉम द कॉइल, अगर डी एक्सेलरेटेड होगा तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो तुम्हारा ईएमएफ कम हो जाएगा, ईएमएफ कम होगा तो आई कम हो जाएगा, और डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं डिफ्लेक्शन थीटा तो भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमें डिफ्लेक्शन क्या करना है, बढ़ाना है। सिचुएशन मोर डिफ्लेक्शन चाहिए, ज्यादा डिफ्लेक्शन चाहिए, तो हमें एक्सेलरेटेड मूविंग एक्सेलरेटेड मैग्नेट को कॉइल के पास लाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने ये क्वेश्चन कैसे क्रैक किया। अब देखो इन सभी सवालों के अंदर क्या जरूरी है, कॉन्सेप्ट का आना। आपने थ्योरी पढ़ा, कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तभी आप ये सवाल पढ़ के क्रैक कर पाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे, तुक्का मारना पड़ेगा, फिर तुक्के में आपका सही होगा नहीं होगा वो भी कोई गारंटी नहीं है। तो तुक्का मारने से बचना है अपने को, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है कि क्लासेस के अंदर क्या पढ़ाई जा रहे हैं, उन सभी को ध्यान देना है, क्या इस चीजों को डिस्कस किया जा रहा है कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी होता है कि अगर आपने बस ऊपर ऊपर से थ्योरी पढ़ लिया और आपको कुछ पता ही नहीं अंदर का, तो आप सवाल भी नहीं क्रैक कर पाएंगे। सवाल क्रैक करने के लिए आपको डेप्थ में समझना तो पड़ेगा, मतलब कोई भी टॉपिक शुरू हो रहा है तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सब कुछ डिस्कस हो, ज्यादा अच्छा समझ आता है। क्योंकि अगर सब कुछ डिस्कस है तो इसका मतलब आपको सारा नॉलेज उस टॉपिक के बारे में रहेगा और आसानी से आप सवाल पढ़ते ही टिक कर पाएंगे कि हाँ ये होगा और ये नहीं होने वाला है। सही, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम, थर्ड ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट। तो हमें पता है आर इज इक्वल टू होता है भाई आर नॉट, और बोल सकते हो आर नॉट एन स्क्वायर। आर नॉट क्या होता है, एन स्क्वायर, वेयर एन इज द नंबर ऑफ सेल बोल सकते हो या ऑर्बिट। ये क्या है, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में तीसरी कक्षा की त्रिज्या तथा दूसरी कक्षा की त्रिज्या का अनुपात होगा। तो ये फॉर्मूला है, एन क्या है तुम्हारा, ऑर्बिटल नंबर, ऑर्बिटल नंबर, आर थर्ड रेशियो आर टू, आर नॉट तो तुम्हारा सेम रहेगा, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाई आर नॉट, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो आर नॉट से आर नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आर थ्री बाई आर टू, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 9/4, 9 बाई क्या हो जाएगा 4। ये तो बहुत आसान सवाल है भाई, हाइड्रोजन एटम का ये बिल्कुल आसान सवाल है, रेडियस पे आपसे सवाल पूछा गया है। क्लियर यहाँ तक? बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी आप ऐसे सवालों को क्रैक कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ने से पहले बात करते हैं बुक्स की, थोड़ी बुक्स की बात करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं बुक्स की, तो जो हमारे टीम द्वारा जो बुक्स बनाए गए हैं उनके अंदर सीयूटी के लेवल के सारे प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग आपकी एनसीईआरटी और इंक्लूडिंग आपकी पीवाईक्यूज, ये सब उसके अंदर उपलब्ध कराए गए हैं ताकि आप जब प्रैक्टिस करें तो आपको अदर मटेरियल की जरूरत ना पड़े। हमारी टीम पूरी एकदम मेहनत करके इस पूरे बुक को अच्छे से तैयार की है ताकि आपको बस एक बुक के अंदर ही सारा सोल्यूशन मिल जाए। जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे देन आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये लेवल मेरे लिए बेहतर है, अगर मैं इस लेवल तक के सवाल लगा रहा हूँ तो मैं सीयूटी को आसानी से क्रैक कर लूंगा। और इस बुक्स के अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी जो अभी तक पीवाईक्यूज आए हैं, जो एक्सपेक्टेड है कि ऐसे सवाल आ सकते हैं, अभी नहीं बने हैं तो आ सकते हैं, तो वैसे सवाल भी उसके अंदर दिए गए हैं क्योंकि पैटर्न जिस हिसाब से है उसी हिसाब से हमारे बुक्स को तैयार किया गया है। तो अगर हम बात करें बुक्स में तो आपके डोमेन में केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके साथ बायोलॉजी, ऐसे ही मैथ्स, अगर मैं बात कर रहा हूँ जीटी की तो जीटी, जनरल टेस्ट जीके, इसके साथ रीजनिंग,
और इसके साथ आपको लैंग्वेज की भी बुक्स मिलेंगी, इसमें हिंदी और इंग्लिश आपके लैंग्वेज होंगे, उनकी भी बुक्स दिए जाएंगे, ताकि आप अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो जीटी भी जरूरत पड़ेगा, तो जीटी प्लस आपको लैंग्वेज और उसके साथ साथ आपके डोमेन्स, इस सभी सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराई जाएगी। इन सभी सब्जेक्ट की बुक्स को आपको प्रिंटेड फॉर्म में दिया जाएगा। हाँ, अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो इन सभी का आपको पीडीएफ फॉर्मेट आपके ऐप पे अपलोड करा दिया जाएगा, आप आराम से कहीं भी चैप्टर वाइज प्रिंट कराकर उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल को देखते हैं कि अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 हमसे पूछा रहा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन को उसकी पहली उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित करने के लिए कितने ऊर्जा की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड एनर्जी लेवल। ग्राउंड एनर्जी ये होता है भाई, ग्राउंड एनर्जी अगर मैं बात करूं तो nth ऑर्बिट का पहले एनर्जी देख लो। nth ऑर्बिट का एनर्जी होता है -13.6 और डिवाइड बाई एन स्क्वायर। एन ऑर्बिटल का एनर्जी, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल यानी nv कक्षा की ऊर्जा, nv कक्षा की ऊर्जा यानी एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल। तो अगर मैं ग्राउंड एनर्जी की बात कर रहा हूं तो ग्राउंड एनर्जी कितना हो जाएगा, यानी n इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं फर्स्ट, हम बार बार फर्स्ट ना बोल के इसको बोल देते हैं, ये तुम्हारा हो गया सेकेंड ऑर्बिट, या इसी का नाम होता है तुम्हारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, इसी का नाम क्या होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकेंड ऑर्बिट, और इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, या बोलते हैं इसे ग्राउंड एनर्जी या ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट बोल देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक, तो ये तुम्हारा एनर्जी लेवल, दो एनर्जी लेवल के बारे में बात किया हमसे। तो मैं अगर बात करूं फर्स्ट यानी ग्राउंड स्टेट में अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो फर्स्ट में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है। क्या बोल रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, तो हम वहां तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। आ जाइए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब दूसरे वाले में कितना हो जाएगा -13.6 और 2 का स्क्वायर 4, -13.6 डिवाइड बाई 4, 4 त्रिजा तुम्हारा हो जाएगा 12, 4 4 जा 16, 3.4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई ग्राउंड का एनर्जी हो गया ग्राउंड का एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाना तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। कितना देना पड़ेगा, -3.4 प्लस 13.6, तो आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी जब हम इलेक्ट्रॉन को देंगे तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। कितना पहुंचेगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे किसको, इलेक्ट्रॉन को, तभी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से यहां शिफ्ट होगा, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछा हुआ है, तो ग्राउंड स्टेट से सेकंड में पूछ सकता था, थर्ड में पूछ सकता था, मतलब यहाँ कई सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आपको हर एक सवाल का बारीकी पता होना चाहिए, स्टार्टिंग मेथड क्या है वो पता होना चाहिए, सवाल का लैंग्वेज भले बदल जाए लेकिन करना कैसे है ये पता होना जरूरी है। क्लियर, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 46 हमने कर लिया, सही है। आगे बात करना है हमें क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है।
तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 47 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे क्या पूछा गया है, आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 47, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे क्या पूछा गया है, कह रहा है इन ए लार्ज बिल्डिंग, एक लार्ज बिल्डिंग है भाई, इन ए लार्ज बिल्डिंग देयर आर 20 बल्ब्स ऑफ 40 वॉट। तो बल्ब्स की अगर हम बात करें, टोटल पावर, इसको मैं पावर, टोटल पावर को बोल रहा हूँ बल्ब का खाली, टोटल पावर कितने बल्ब है भाई, 40 वाट के 20 बल्ब है, 40 वाट के 20 बल्ब, तो टोटल पावर कितने हो जाएंगे इनके, 800 वाट। कितने वाट हो जाएंगे, 800 वाट ईच। 5 बल्ब्स ऑफ 100 वाट, ये कितने वाट के भाई, 40 वाट वाले। कितने के हैं, 100 वाट वाले देखते हैं। 100 वाट वाले जो बल्ब है उनका टोटल पावर वो हो जाएगा तुम्हारा 100 और इंटू में कितने 5, यानी 500 वाट, 500 वाट हो जाएगा, सही है। अब कह रहे 5 फैन है 80 वाट के, 100 वाट के 5 बल्ब, 80 वाट के 5 पंखे फैन, कितने का है भाई, 80 वाट का है। तो ये टोटल पावर कितना कंज्यूम करेगा, 80 वाट के 5 है, तो इसका मतलब ये भी 400 वाट कंज्यूम करेगा। आगे कह रहे हैं एंड वन हीटर ऑफ 1 किलोवाट, एक हीटर है, हीटर, हीटर का भाई टोटल पावर है 1 किलो वाट, यानी 1000 वाट। टोटल पावर, टोटल पावर अगर मैं बात करूं कुल कितना शक्ति लगा, हीटर 1 किलोवाट का है, कह रहा आपूर्ति 220 वोल्ट है, इमारत के मुख्य फ्यूज की न्यूनतम क्षमता क्या होगी, यानी जो इमारत में मुख्य फ्यूज मेन फ्यूज है उसको कितना मिनिमम करंट चाहिए, करंट नहीं दोगे तो जल जाएगा क्योंकि ये सब चलाना है। द वोल्टेज सप्लाइज 220 वोल्ट, द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ द मेन फ्यूज ऑफ द बिल्डिंग शुड बी, यानी जो फ्यूज लगा है उसके अंदर मिनिमम कितना करंट होना चाहिए तभी वो चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा, करंट कम हुआ तो जल जाएगा। तो इसका मतलब टोटल पावर हम निकाल लेते हैं पहले, 800 प्लस 500 और प्लस 400 और प्लस कितना 1000, तो पी नेट हमारे पास आ गया भाई 8 5 13, 13 4 17, 17 10 27, यानी 2700 वाट। अब मुझे पता है कि पी बराबर क्या होता है, वी आई 2700, आई इज इक्वल टू 2700 डिवाइड बाई वी, और वी हमें पता है कितना होता है 220, 0 से 0 कैंसिल, सही है। ये कितना आ जाएगा 135 बटे 11, 11 कब 11, 11 में जाए 11, 2 बचेगा, तो 11 2 जा 22, 3 बचेगा, फिर 11 2 जा 22, फिर 8 आ जाएगा, 11 7 जा 22.72, सॉरी 12.27, 12.27 तुम्हारा आ जाएगा। इतना करंट तो होना ही चाहिए तभी क्या करेगा, चलेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं चलेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक बात, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 37 हमने सॉल्व कर लिया और इसमें हमने ये देखना था कि फ्यूज का न्यूनतम क्षमता क्या होगा भाई, मिनिमम कितना करंट हो चाहिए उसे चलने के लिए। जैसे एक रूम में होता है ना, घर पे होता है, वायरिंग होती है और बाहर एक फ्यूज लगा देते हैं, तो कभी कभी लाइट कम आता है तो फ्यूज उड़ जाता है, तो फ्यूज जब उड़ जाता है तो इसका मतलब उसको करंट क्या मिला है, मिनिमम। तो हमें करंट चेक करने के लिए पहले पूरे रूम का अप्लायंस का जितना टोटल वॉट है वो देख लो और डिवाइड बाई जितना वोल्टेज आता है, तो इतना मिनिमम करंट तो उसके पास आना ही चाहिए तभी चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सेमीकंडक्टर। भाई सेमीकंडक्टर से तो बहुत सवाल पूछ रहे हैं और एकदम आसान आसान, डिवाइस फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक की महत्वपूर्ण विशेषताओं की पहचान कीजिए, अर्धचालक की महत्वपूर्ण विशेषताओं की पहचान। कह रहे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस रिक्वायर कैथोड हीटिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज कैरियर। नहीं भाई, सेमीकंडक्टर का ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बस लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी का, ऐसा लाइट चाहिए जिसमें एक ऐसा फ्रीक्वेंसी आ रहा हो जिससे इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ सके, सही है सेमीकंडक्टर में। ठीक, मेटल में भी ये होता है, सॉरी सॉरी
सेमीकंडक्टर डिवाइस में आपको ट्यूब की जरूरत नहीं है, सेमीकंडक्टर में लगा दीजिए, ट्यूब वगैरह की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल आते हैं, जैसे मेटल सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं। सही है। दे हैव लॉन्ग लाइफ एंड हाई रिलायबिलिटी। हाँ बिल्कुल, इनकी जिंदगी बहुत लंबी होती है, जीवन काल लंबा होता है भाई। और विश्वसनीयता क्या होती है? उच्च। मतलब एक बार खरीद लिया तो चलता रहेगा, जैसे फोन के अंदर लगा हुआ है आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस। इस डिवाइस के अंदर जो बोर्ड पे हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर भी सेमीकंडक्टर है, और ये जल्दी खराब होते नहीं है, और सस्ते भी रहते हैं। तो अगला वही लिखा हुआ है, दे आर स्मॉल इन साइज एंड कंज्यूम लो पावर। यानी ये क्या करते हैं, आकार में छोटे भी होते हैं और कम बिजली भी खर्च करते हैं। तो ये बोर्ड बहुत कम बिजली यूज करता है, आपका फोन बहुत कम बिजली यूज करता है। तो सेमी कंडक्टर है तो कम यूज करता है, अगर कंडक्टर होता तो ज्यादा बिजली यूज करता, ज्यादा पावर लेता, तभी चल पाता। और बड़े बड़े मेटल्स में तो बहुत चीजें चाहिए, अगर मेटल्स चाहिए तो भाई बड़ी बड़ी चीजें लगानी पड़ेंगी। फोन हो जाएगा आपका, बहुत बड़ा सा फोन बन जाएगा, इसको छोटा करने के लिए सभी मेटल के चीजों को रिप्लेस करके क्या कर दिया गया, सेमीकंडक्टर। छोटे हैं, आसानी से मिल जाते हैं, सस्ते रहते हैं। ठीक है। दे ऑपरेट एट हाई वोल्टेज। ये किस पे काम करते हैं? हाई वोल्टेज पे। नहीं भाई, तो बी और सी केवल सही है, तो बी और सी आपका सेकेंड ऑप्शन में है, तो बी और सी करेक्ट है। हाई वोल्टेज पे नहीं, कोई भी वोल्टेज पे चल जाते हैं, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मिलेगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी, तब भी ये चलना स्टार्ट कर देंगे। सही है। चलिए, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें आगे डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 49। अब उसको देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला गया है। ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 49 बताइए जरा, क्या कर सकते हैं इसमें, क्या करना है अपने को क्वेश्चन नंबर 49 में। ठीक है, जल्दी बताइए भाई, जल्दी। हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 304 एम्पियर। कितना एम्पियर ले रहा है भाई? 304 एम्पियर। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंडक्टर। मान लो कि कह रहे एक लंबे सीधे तार में 304 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, चालक से 6 सेंटीमीटर दूर पर। धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए। तो हमें पता है कि मान लो कोई करंट कैरिंग वायर है और इससे आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड हम देते हैं वो होता है बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर। ठीक है, ये होता है हमारा बी बराबर। सही है, हमें सारा वैल्यू गिवन है, बस हमें वैल्यू पुट करना है। तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻7, 2 आई की वैल्यू 304 और डिवाइड बाई आर की वैल्यू 6 गुणे 10 घाते -2, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लो भाई। तो इससे ये कैंसिल, अच्छा ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 608 हो जाएगा और डिवाइड बाई 6 हो जाएगा भाई, और 10⁻⁻5 आ जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻5। ठीक, चलो। तो b इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखो 6.08 इंटू डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻³ ना, या -5 था, यहाँ -3 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगा दिया तो भाई 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 यानी 1.1 आ जाएगा इंटू 10⁻³ 1.013 समथिंग कुछ ऐसा आएगा। चलो, तो 1.013 इंटू में क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा मिली। इतना टेस्ला लिख रहा था मैं, इतना टेस्ला, और डायरेक्ट इसको लिख दूंगा मिली टेस्ला। क्या लिख दूंगा? मिली टेस्ला। तो आपका आंसर आ जाएगा भाई, कोई भी आंसर दे सकते हैं यहाँ से, दोनों में से कोई भी। तो 1.013 मिली टेस्ला आपका हो जाएगा सोल्यूशन। समझ आ रहा है यहाँ तक? आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। क्लियर यहाँ तक? ठीक है भाई, और ये आसान फार्मूला बेस्ड सवाल है, बस फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिए और आसानी से आंसर सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लास्ट है हमारा, ये पीवाईक्यू डिस्कशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमने 4 पीवाईक्यू यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, चलो डिस्कस कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है, इन स्टोन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या होने वाला है। ठीक, कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम n/1 ईच। स्नेल के अपवर्तन के नियम के अनुसार पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है।
और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम फर्स्ट, नहीं भाई, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम सेकंड, बिल्कुल सही भाई। सेकंड मीडियम रहेगा तभी हम स्नेल्स लॉ की बात करेंगे, पहले मीडियम से ही नहीं होगा, दूसरे मीडियम की हमें जरूरत पड़ेगी। कह रहे इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं, इंडिपेंडेंट तो नहीं होता, क्यों भाई, साइन आई भाई साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है 1 and 2, सही है। तो इसका मतलब ये डिपेंड तो करता है एंगल आई पे और एंगल आर पे। कह रहे नॉट डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, नहीं भाई ये भी नहीं है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूँ तो λ1/λ2 इज इक्वल टू v1/v2, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। यानी सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ आई होंगी। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 50 सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। लास्ट हम 12 क्लास से पीवाईक्यू, 12 से 13 क्लास से पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि हम हर एक टॉपिक को बहुत देर तक समझने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक सवाल को बहुत बारीकी से समझ रहे हैं कि कैसा सवाल आया है, कैसे हमें अप्रोच लेना चाहिए, कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए। अब अगर आपने सवाल देखे होंगे तो आपको दूसरा अप्रोच भी हो सकता है आइडिया लग रहा हो कि सर ने ऐसे किया तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। वो सारे अप्रोचेस आपको डेवलप करने पड़ेंगे अपने माइंड के अंदर, तभी आप सभी सवालों का सही सही आंसर, एक्यूरेट आंसर दे पाएंगे। जब एक बार आप पूरा नॉलेज गेन कर लेंगे तब, नहीं तो उसके बाद क्या करना है, तुक्का ही लगाना पड़ेगा। अगर आपने सही से नॉलेज गेन नहीं किया देन आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। बट अगर आपने नॉलेज अच्छे से गेन किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, देन आप सवालों को देखते ही फटाफट फटाफट सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, और हमने सारे पीवाई कुछ कर लिए, लगभग लगभग आपको आइडिया लग जाएगा कि अब अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर में कितना हमें डेप्थ देना है, कितने सवाल कराए जा रहे हैं ये भी देखना है, क्या सीयूटी लेवल के सवाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्लासेस में कराए जा रहे हैं कि नहीं कराए जा रहे, ये भी इंपॉर्टेंस है। अगर आप इन चीजों को ध्यान रखते हैं देन आपको एक ओवरऑल आइडिया लगता है कि हाँ आप इस पेपर के को आसानी से क्रैक कर लेंगे या फिर नहीं। ठीक है, अगर आप कर पाते तो बहुत बढ़िया भाई, अगर आपने कर लिया तो आप अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना या बीएचयू में या कह सकते हो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जहां भी आपका पढ़ने का सपना है आप उन सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आज तक हमने डिस्कस कर लिया पीवाईक्यूज, अब कल से हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर। तो आई होप आप चैप्टर्स के अंदर भी आएंगे और चैप्टर्स को डेप्थ में पढ़ेंगे भी और जानेंगे भी कि हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए, कितना टॉपिक कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या अप्रोचेस रखने हैं, वो सब आपको बताए जाएंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। तो कल से शुरू करने वाले हैं हम लोग चैप्टर 1, जहां पे हम आपको बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में, और वहां पे हम दिखाएंगे आपको कि कैसे पीवाईक्यूज अप्रोच किया जाता है और कैसे पीवाईक्यूज को सॉल्व किया जाता है। ये तो हमने आपको ओवरऑल अप्रोच बताया है। अभी हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें थ्योरी पढ़ाएंगे, डेप्थ में जाकर सारी चीजें समझाएंगे। उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन आपको आइडिया लगेगा कि ये तो छू मंतर की तरह सॉल्व हो रहा है, फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स के अंदर, तब आपको आइडिया लगेगा कि हमें कैसे टॉपिक अपने अंदर इंकरेज करना है, अपने अंदर जानकारी को इकट्ठा करना है और उसे अप्लाई करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स नहीं करता है तो कोर्स आप एक खरीद लीजिए, आके ऐप के ऊपर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप में डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और कोर्स को परचेज कर लीजिए। उसके बाद आप लेक्चर को एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।